हेलो एंड वेलकम बैक टू एसआरटी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कोरियन ड्रामा वूरी द वर्जिन। ये कहानी है एक वर्जिन लड़की की जो प्रेग्नेंट हो जाती है और इस प्रेगनेंसी का उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है हम इस कहानी में जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का सफ़र। सीरीज़ की स्टार्टिंग हमारी लीड कैरेक्टर वूरी नाम की लड़की से होती है जो चर्च में जाकर कसम खाती है कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो वर्जिन रहेगी। स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक वूरी वर्जिन ही रहती है। उसकी सारी फ्रेंड्स उसका बहुत मजाक बनाती हैं कि उसने शादी से पहले वर्जिन रहने का वादा किया है, जिसकी वजह से कोई लड़का उसके करीब नहीं आता। उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो वूरी बताती है हाँ, इतनी देर में उसका बॉयफ्रेंड ली उसे लेने के लिए आता है। उसके बॉयफ्रेंड को देखकर सारी फ्रेंड्स हैरान हो जाती हैं कि कितना हैंडसम है। ली एक पुलिस ऑफिसर है और वो दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में हैं, बट कभी फिजिकल नहीं हुए ताकि वूरी अपने प्रॉमिस को रख सके। वूरी एक शादी में जाती है जहां ब्राइड बुके फेंकती है जो वूरी कैच करती है। इस रिचुअल की मान्यता होती है कि जो उस बुके को कैच करेगा उसकी शादी 6 महीने के अंदर हो जाएगी। एक बार वूरी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। उसकी फ्रेंड्स बताती हैं कि स्कूल में बहुत सारे लड़के उसके पीछे थे, बट उसके वर्जिन रहने की प्रॉमिस की वजह से सब उसे छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ चले गए। रात में जब वूरी अपने घर लौटती है उसे घर के बाहर एक गाड़ी में कपल इंटीमेट होते हुए दिखते हैं। पास जाकर पता चलता है कि वो उसकी मॉम है जो सिंगर बनने के सपने को पूरा करने के लिए किसी प्रोड्यूसर के साथ थी। वूरी की मॉम का ड्रीम था सिंगर बनने का, बट सिंगल मदर होने की वजह से उन्हें काम नहीं मिलता था। इस प्रोड्यूसर से मिलने के बाद उन्हें अपने ड्रीम्स पूरे होने के चांसेस नज़र आए, जिसकी वजह से वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे एक और लीड कैरेक्टर की तरफ, रफेल, जो कि डायमंड कॉस्मेटिक के सीईओ हैं। साथ ही वो बहुत ही बिंदास इंसान होता है जो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करता है। रफेल को स्टमक कैंसर था, पर अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है। उसने कैंसर ट्रीटमेंट से पहले अपना स्पर्म फ्रीज करा दिया था। जैसे ही वो ठीक हुआ उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, क्योंकि उसके पास फादर बनने का एक ही चांस था और उसको नहीं लगता था कि उसकी वाइफ एक अच्छी मदर बन सकती है। इसके बाद रफेल की वाइफ उस हॉस्पिटल में जाती है जहां रफेल ने अपना स्पर्म फ्रीज कराया था। वो वहां स्पर्म को अपने अंदर इंजेक्ट करवाने के लिए जाती है, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो रफेल उसको डिवोर्स नहीं देगा। वूरी भी सेम हॉस्पिटल में यूरिन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए आई होती है, जहां डॉक्टर गलती से स्पर्म वूरी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जो वूरी को पता नहीं चलता। जब वूरी हॉस्पिटल से घर लौटती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम बहुत परेशान है, क्योंकि जिस प्रोड्यूसर ने उन्हें सिंगर बनाने का प्रॉमिस किया था वो उनके नाम पर बहुत सारा लोन लेकर भाग गया है। वूरी सारी बातें ली से शेयर करती है। ली वूरी को समझाता है कि वो परेशान ना हो, वो अपनी टीम को इस काम पर लगा देगा। अगले दिन एक इवेंट होता है जो रफेल मैनेज कर रहा होता है, और इस इवेंट का होस्ट सेम प्रोड्यूसर होता है जिसने वूरी की मॉम को चीट किया था। वूरी वहां पहुंचती है, तभी ली भी अपनी टीम के साथ उस प्रोड्यूसर को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है। रफेल ली को प्रोड्यूसर को सबके सामने अरेस्ट ना करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसी दौरान वूरी बेहोश हो जाती है, जिसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि वूरी प्रेग्नेंट है। इस पर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। डॉक्टर बताती है कि ये डॉक्टर की गलती की वजह से हुआ, उसने गलती से किसी और का स्पर्म वूरी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। ये सुनकर वूरी की मॉम गुस्सा हो जाती हैं और डॉक्टर पर चिल्लाने लगती हैं। दूसरी तरफ ली वूरी को प्रपोज करता है, जहां वूरी उसे बताती है कि डॉक्टर की गलती की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर ली उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, पहले अबॉर्शन करा लो, फिर हम शादी कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम रफेल की वाइफ को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि वो रफेल के बच्चे की मां नहीं बन सकती। रफेल के साथ रहने का ये उसके पास आखिरी मौका था जिसे उसने गंवा दिया। रफेल की वाइफ डॉक्टर से बोलती है कि वो वूरी को अबॉर्शन के लिए मना कर दे। फिर वो वूरी के पास जाती है और उससे इमोशनल होकर बोलती है कि हमारे पास बेबी होने का ये लास्ट चांस है, प्लीज़ तुम इसका अबॉर्शन ना कराओ। इस पर वूरी कहती है कि
फिर मेरी लाइफ का क्या होगा। राफेल की वाइफ उसको अबॉर्शन ना कराने के लिए रिक्वेस्ट करती है और उसके बाद वूरी वहाँ से परेशान होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राफेल भी वूरी से मिलने के लिए जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि मेरा फादर बनने का ये लास्ट चांस है, बट मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता, इसलिए तुम अबॉर्शन करा सकती हो। वूरी की मॉम और ग्रैंडमदर चाहती थी कि वूरी अबॉर्शन करा ले क्योंकि बच्चा पालना बहुत मुश्किल होता है, बट वूरी बोलती है कि वो बच्चा भी पाल लेगी और जॉब भी कर लेगी, बट अबॉर्शन कराने की हिम्मत उसमें नहीं है। वूरी बेबी को लेकर बहुत इमोशनल होती है और वो अबॉर्शन के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ वूरी की मॉम अपने एक्स से मिलती हैं जो कि वूरी के बायोलॉजिकल फादर हैं। वहाँ हम उन्हें बात करते हुए देखते हैं, जो बोलते हैं कि इतने साल तक तुम कहाँ थी, तुमने तो बोला था कि तुम बच्चे को अबॉर्ट करा दोगी और मेरे से कभी नहीं मिलोगी। जिस पर वो बताती हैं कि उन्होंने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाया था। सीन अब शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां हम सबको वूरी के अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल में देखते हैं। वहां पहले से ही राफेल की वाइफ और उसके फादर होते हैं, जो वूरी को अबॉर्शन ना कराने के लिए कन्विंस करते हैं और उसे $20 मिलियन देने को भी ऑफ़र करते हैं। वूरी के घर वाले नहीं मानते, जिस पर उनकी आपस में बहस होने लगती है। फिर डॉक्टर वूरी को अबॉर्शन के लिए रूम में ले जाती है, जहां वूरी अबॉर्शन के लिए मना कर देती है और अपनी मॉम से बोलती है कि आपने भी तो अबॉर्शन नहीं करवाया और अकेले मुझे इस दुनिया में लेकर आई और अकेले ही मुझे पाला, तो फिर आप मुझे क्यों मना कर रही हो बच्चे को इस दुनिया में लाने से। मैं उसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। अपना डिसीज़न वो ली को भी शेयर करती है, जिस पर वो उसको सपोर्ट करता है। वूरी बिना किसी लालच के बेबी को रखने का सोच लेती है और बोलती है कि ये बेबी वो राफेल और उसकी वाइफ को देगी, क्योंकि पेरेंट्स बनने का उनके पास ये लास्ट चांस है। वूरी फिर नेट पर राफेल के बारे में सर्च करती है तो उसे उसके बारे में सब कुछ नेगेटिव पता चलता है। उसके बाद वूरी ली को बताती है कि मुझे राफेल ठीक नहीं लगता, मैं सोच रही हूँ कि बेबी को अपने पास रखूँ। इस पे ली बोलता है कि तुम्हें एक बार फिर से राफेल से मिल लेना चाहिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना चाहिए। फिर वूरी राफेल से मिलने जाती है, जहां वो बताती है कि मैंने आपके बारे में सर्च किया था तो सब कुछ नेगेटिव मिला। इस पर राफेल बताता है कि हाँ वो ऐसा ही था, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल और कैजुअल इंसान, बट उसकी मदर की डेथ हो गई स्टमक कैंसर की वजह से और फिर उसको भी स्टमक कैंसर हो गया। इन इंसिडेंट्स ने उसको बदल दिया और अब वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है और CEO भी। ये सुनकर वूरी को थोड़ा सुकून मिलता है और उन दोनों को याद आता है कि ये लोग पास्ट में भी मिल चुके हैं और उनके बीच किस भी हुआ था। वूरी को याद आता है कि राफेल ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, पर जब वो वहाँ पहुँची तो वो किसी और लड़की के साथ था। फिर वो ये सब इग्नोर करती है कि ये पास्ट की बातें हैं और अब वो बदल चुका है, अब वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। ये शिफ्ट होता है राफेल की वाइफ पे। हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जब राफेल का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उस टाइम पे उसकी वाइफ रिलेशनशिप में थी एक लड़के के साथ। उस रिलेशन के टाइम पे उसने इन दोनों की पर्सनल वीडियोस निकाल ली थी और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद ली ही उस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि राफेल की वाइफ का अफेयर उस बंदे के साथ चल रहा था। राफेल की वाइफ ली को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने सब कुछ सच बता दिया और वो जेल चली गई तो राफेल के बच्चे को उसे ही संभालना पड़ेगा, जिस पर ली सोचता है कि वो वूरी के साथ अपना बेबी चाहता है, वो किसी और के बेबी को क्यों संभालेगा। बट उसकी बात ना मानते हुए वो राफेल को सारी वीडियोस दिखा देता है। प्रेगनेंसी की वजह से वूरी के अंदर सेक्स हार्मोन्स इंक्रीज़ हो गए होते हैं, जिसकी वजह से वो ली के साथ रोमांस करना चाहती थी। वूरी एक असिस्टेंट राइटर थी जो अपनी स्क्रिप्ट को सुनाने के लिए राइटर के पास जाती है। जब वो स्क्रिप्ट सुना रही होती है तो वो कहानी में बिल्कुल डूब जाती है, जो एक रोमांटिक सीन होता है। इसके बाद वो ली के घर जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, पर ली उसे मना कर देता है और बोलता है ये सब शादी के बाद ही ठीक होगा। वूरी एक असिस्टेंट राइटर है, इसलिए राफेल उसे लेटर लिखने को बोलता है जो उसके ऑफिस के लिए था। वूरी घर जाती है और 2 लेटर्स लिखती है, एक ली के लिए ताकि वो उसे रोमांस के लिए कन्विंस कर सके शादी से पहले, और दूसरा राफेल के ऑफिस के लिए।
बट उससे यहाँ गलती हो जाती है। वो ली के लेटर को राफेल को भेज देती है और राफेल के लेटर को ली को, जिसकी वजह से उसे राफेल के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि उसने उसका पर्सनल लेटर पढ़ लिया था। वूरी जिस ड्रामा की असिस्टेंट राइटर होती है, उसके हीरो वूरी के डैड होते हैं जो उसका बहुत ध्यान रखते हैं, पर वूरी को नहीं पता होता कि वो उसके डैड हैं और ऑफिस के सारे स्टाफ को लगता है कि उनके और वूरी के बीच में कुछ चल रहा है, बट बाद में सबको पता चलता है कि वो वूरी के डैड हैं। वूरी के प्रेगनेंसी अबॉर्ट ना कराने के डिसीज़न के बाद से राफेल वूरी का बहुत ध्यान रखने लगता है। उसे जब भी टाइम मिलता वो वूरी के घर आ जाता, ये देखने के लिए कि वो अपना ध्यान अच्छे से रख रही है या नहीं। राफेल को वूरी की फैमिली भी बहुत पसंद करने लगती है और ये देखकर ली को बहुत बुरा लगता है, जो वूरी नोटिस करती है और उसके बाद ली के साथ एक पिकनिक प्लान करती है ताकि वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। वे पिकनिक जाते हैं और बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ टाइम बाद वूरी को रियलाइज़ होता है कि वो ली के साथ गलत कर रही है। उसकी और बेबी की वजह से ली को सफ़र करना पड़ रहा है और वो ली से ब्रेकअप कर लेती है। अब सीन राफेल की वाइफ पे शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ की पहले भी शादी हो चुकी है, बट ये बात राफेल को नहीं पता होती। राफेल की वाइफ का एक्स हस्बैंड उसके घर आकर उसको ब्लैकमेल करता है। राफेल की वाइफ की मॉम उसको चेन से बांध देती है। इतनी देर में राफेल आ जाता है और उसका एक्स हस्बैंड शोर मचाने लगता है और राफेल पूछता है कि ये किसकी आवाज़ है। इतने पे उसकी वाइफ उसको दरवाजे पर ही रोकती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। राफेल बताता है कि वो डिवोर्स पेपर साइन करवाने के लिए आया है। बिना किसी सवाल जवाब के वो डिवोर्स पेपर्स को साइन कर देती है और उसके जाने के बाद वापस आकर अपने एक्स हस्बैंड को मारती है क्योंकि उसकी वजह से उसे डिवोर्स पेपर साइन करना पड़ा। आगे के सीन में हम वूरी के मॉम डैड को साथ में देखते हैं, जहां वूरी के डैड बोलते हैं कि भले ही हम शादी नहीं कर सकते बट रिलेशनशिप रख सकते हैं, पर वूरी की मॉम मना कर देती है कि अगर हमारा रिलेशनशिप फेल हो गया तो वूरी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वूरी के डैड उनके घर अक्सर आने जाने लगते हैं और साथ में डिनर करने लगते हैं। अब वूरी को अपनी फैमिली कंप्लीट लगती है। आगे हम देखते हैं कि ली वूरी से बात करके पैचअप करने के लिए आता है, पर वूरी मना कर देती है। तब तक राफेल वहां आ जाता है और वो राफेल के साथ चली जाती है। क्योंकि वूरी राफेल की बेबी की मॉम बनने वाली है, इसलिए राफेल उसकी बहुत केयर करता है और वूरी ने ली से ब्रेकअप कर लिया है। यहाँ राफेल वूरी से बोलता है कि तुम्हें मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मेरे बेबी को भी तुमने रखा है और पास में जब हम मिले थे तो मैं प्लेबॉय था और अभी मेरा डिवोर्स हो चुका है। मैं तुम्हारी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहता, तुम एक अच्छा लड़का डिज़र्व करती हो। इस पे वूरी बोलती है कि ये सब पास्ट की बातें हैं और उसे इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों एक दूसरे से अटैच होना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद वूरी को हॉस्पिटल ले जाते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। उसके साथ राफेल भी जाता है। राफेल बेबी की पिक्चर देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वूरी उसको चुप कराती है और ये सब उसकी मॉम और ग्रैंड मदर देख रही होती हैं, जो बोलती हैं कि ये दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं। इसके बाद राफेल वूरी को प्रेगनेंसी एक्सरसाइज सेंटर के ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि यहाँ एक्सरसाइज कपल के साथ ही होती है। फिर दोनों साथ में एक्सरसाइज करते हैं और बहुत एम्बेरस होते हैं। दोनों घर जाते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते दिखाई देते हैं। दोनों सोचते हैं कि कहीं उन्हें प्यार तो नहीं हो गया। आगे हम देखते हैं कि वूरी की मॉम ली के घर गई होती हैं उससे मिलने के लिए। वो उसे समझाती हैं कि लाइफ में ऐसा होता रहता है, वूरी मूव ऑन कर रही है और तुम भी कोशिश करो मूव ऑन करने का। फिर राफेल वूरी को अपने घर ले जाता है उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, बट वहाँ वूरी काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है। राफेल के पूछने पर बताती है कि उसने खुद से प्रॉमिस किया है कि शादी तक वो अपनी वर्जिनिटी को मेंटेन रखेगी। ये सुनकर राफेल काफ़ी शॉक्ड होता है और इसके बाद वूरी वहाँ से उठकर चली जाती है।
इसके बाद हम रैफेल की वाइफ को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं, जो उसके लिए खाना कुक करती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। इस पर रैफेल बोलता है कि जिस वक्त तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था उस वक्त तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मौके का फ़ायदा उठाया और दूसरे के साथ रही, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। रैफेल की वाइफ कुछ दिनों के बाद फिर से उससे मिलती है और बोलती है कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसे गुड लक विश करती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रैफेल और वूरी का ब्रेकअप हो जाता है। जब ये बात ली को पता चलती है तो वो वूरी के पास आता है और बोलता है, अब तुम रैफेल के साथ नहीं हो, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बेबी को भी एक्सेप्ट कर लूँगा, बस तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा, बस मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। उसी वक्त रैफेल वहाँ आ जाता है और वो भी वूरी से माफ़ी मांगने लगता है। ली और रैफेल दोनों ही वूरी के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते थे। आगे हम देखते हैं कि वूरी का प्रमोशन हो गया है और वो अब असिस्टेंट राइटर से राइटर बन चुकी है। वो बहुत खुश होती है और अपनी फैमिली के साथ इस प्रमोशन को सेलिब्रेट करती है और सब मिलकर साथ में डिनर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वूरी अपनी स्क्रिप्ट लिख रही होती है, जहाँ यही लिखना होता है कि दो लड़कों में से एक को कैसे चूज़ करें। वूरी ये लिख ही रही होती है, तभी ली वहाँ आ जाता है और उससे बोलता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, वो उसके साथ रहना चाहता है। ली के निकलते ही रैफेल वूरी से मिलने आ जाता है और वो भी उसको कन्विंस करता है कि वो उसके साथ ही रहे। उनके जाने के बाद वूरी काफ़ी कंफ्यूज होती है कि उन दोनों में से किसे चूज़ करे और यही कंडीशन उसकी स्क्रिप्ट की भी होती है। नेक्स्ट डे ली वूरी से मिलने दोबारा आता है, तभी रैफेल भी वहाँ आ जाता है। दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है, वूरी को अपनी तरफ दोनों खींचने लगते हैं। ये देखकर वूरी को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से उसे अकेले छोड़ देने को बोलकर चली जाती है। वूरी जब घर जाती है तो देखती है कि उसकी ग्रैंडमदर चाहती हैं कि वो रैफेल से शादी करे और मॉम चाहती हैं कि वो ली से शादी करे। इस बात पे दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। इस पे वूरी के डैड बोलते हैं कि ये मैटर वूरी पे छोड़ दो, उसको डिसाइड करना चाहिए कि वो किसके साथ रहना चाहती है। इस पर वूरी बोलती है कि अभी मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। फिर वूरी अपने रूम में जाती है और सोचती है कि आखिर वो किससे ज़्यादा प्यार करती है। वो काफ़ी कंफ्यूज होती है, बट उसे रियलाइज़ होता है कि वो दोनों से इक्वली प्यार करती है। उसे दोनों की बातें याद आती हैं। वो ली के बारे में सोचती है, जहाँ उसने कहा था कि वो बेबी को भी अडॉप्ट कर लेगा और अपने बच्चे की तरह रखेगा। वहीं दूसरी तरफ वूरी के डैड वूरी की मॉम को प्रपोज़ करने का प्लान बनाते हैं। ये सुनकर वूरी बहुत खुश होती है। वो लोग वूरी की मॉम के फ्रेंड्स को भी इनवाइट करते हैं सरप्राइज़ के लिए। वूरी की मॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तभी वूरी के डैड आते हैं और उसकी मॉम को प्रपोज़ करते हैं। वूरी की मॉम रिंग एक्सेप्ट कर लेती हैं और बोलती हैं कि पहले वूरी दोनों में से एक को चूज़ कर ले, तभी मैं अपना डिसीज़न बताऊँगी। फिर वूरी अपनी मॉम को समझाती है कि ये आपका स्पेशल डे है और मैं अपना डिसीज़न आपको बाद में बताऊँगी। नेक्स्ट हमें वूरी को घर के बाहर दिखाया जाता है। उसके स्टमक में अचानक पेन होने लगता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि ये अपेंडिक्स का पेन है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसका ऑपरेशन होता है, उसके बाद भी उसका पेन ख़त्म नहीं हो रहा होता। डॉक्टर कहता है कि हम इसे पेन किलर नहीं दे सकते क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ली और रैफेल हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वूरी के साथ ही रहते हैं और उसका एक एक हाथ पकड़ के सो जाते हैं। उसके बाद वूरी और ठीक हो जाती है और ली और रैफेल भी दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का दिखाते हैं कि अब वूरी का बेबी भी दुनिया में आ चुका है और अब वो 100 डेज़ का हो गया। उसके 100 डेज़ को सेलिब्रेट करने के लिए सब मिलकर तैयारी कर रहे होते हैं। वूरी सोचती है कि अब मुझे दोनों में से किसी एक से शादी कर लेनी चाहिए। वो ली को प्रपोज़ करती है शादी के लिए और उससे बोलती है कि तुमसे दूर होकर तुम्हारी इम्पोर्टेंस पता चली मुझे। अब आगे हम देखते हैं कि वूरी की शादी की तैयारी हो रही होती है। तभी सबको पता चलता है कि वूरी की मॉम प्रेग्नेंट हैं। वूरी ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड होती है और ये सोचती है कि यहाँ उसका बेबी इतना छोटा है और दूसरी तरफ उसकी मॉम भी प्रेग्नेंट हो गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वूरी ने बेबी को रैफेल को दे दिया है और उसकी शादी हो गई है ली के साथ।
वो दोनों हनीमून पे जाते हैं, जहाँ खबर मिलती है कि बेबी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। वो लोग वहाँ से लौट आते हैं और बेबी को देखने जाते हैं। जब बेबी ठीक हो जाता है तो दोबारा वूरी ली के साथ हनीमून पे जाती है और अपना हनीमून एंजॉय करते हैं। इसी के साथ ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।